गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम्म। तो क्या कह रहे थे? हम्म। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कुछ नहीं, आप जाओ। हाँ हाँ, तो लास्ट क्लास का एनालिसिस क्या है कि शुरुआत में गर्मी लग रही थी लास्ट क्लास में, तो उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेटर हाफ में क्या हुआ था, एसी उसने, यही बंदा था, थैंक्स टू हिम, एसी ऑन करके गया था, ठंडा हो गया था और सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो अभी क्या होगा, शुरुआत से ही अच्छा लगेगा अपन को, चिल लगेगा अपन को। एग्जैक्टली राइट। सो अपन ने देखा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट mass defect, that is delta m, and hence we can calculate binding energy. Binding energy क्या होती है? डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो हम किस तरह से मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मास डिफेक्ट क्या था? एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व मास, दैट वाज द मास डिफेक्ट। तो क्या ये काम अपन एवरी न्यूक्लियाई के लिए कर सकते हैं? यस अगर मेरे को उस न्यूक्लियाई का मास पता है, मेरे को पता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो मैं ईच न्यूक्लियाई के लिए मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। एंड बाइंडिंग एनर्जी विल बी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा? ये होगा। अब एक चीज बताओ कि मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। एंड ये सब काम मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज आई वांटेड टू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ माय न्यूक्लियर फोर्स। ये सब काम क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि हम न्यूक्लियर फोर्स को जानना चाहते हैं, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं, राइट। तो नाउ आई विल ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो ये कर्व कैसे आया बताता हूं मैं। एक्स एक्सिस पे ए, व्हाट इज ए? मास नंबर, मतलब न्यूक्लियस में कितने लोग हैं। कोई नोट डाउन कुछ भी नहीं करेगा। वाई एक्सिस पे है ईबीएन, व्हाट इज ईबीएन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो वाई एक्सिस पे ये है और एक्स एक्सिस पे ये है। तो what I can do for each nuclei, I can calculate EBN and plot on this graph. तो that graph comes, तो सबसे नीचे ये आएगा 1H1. What is 1H1? What is the हाइड्रोजन का न्यूक्लियस? प्रोटॉन। लोनलीनेस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इज ए प्रोटॉन, वहां पे क्या है? अकेलापन। दैट गाय इज लोनली। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो आएगी। लोनली मतलब बाइंडिंग एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि वो किसी पे न्यूक्लियर फोर्स लगा पाएगा क्या? प्रोटॉन, ठीक है ना। कोई न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा तभी तो उसकी क्या आएगी बेटा? बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो दैट ग्राफ, ओके दिस इज वेरी बैड, लेट इट बी। हाँ हो, क्या हुआ? अपने चेहरे जैसे लग रहा है क्या तुझे ये ग्राफ? देख तू खुसर फुसर करेगा तो मैं भी करूंगा ना। बेटर क्या रहेगा? मत कर। ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे। देख ये ग्राफ ऐसा आया, इसको अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस इज द ग्राफ। अपन को इस ग्राफ से क्या डिड्यूस करना है? हाउ
is my nuclear force. What is the properties of nuclear force? ये मेरे को डिड्यूस करना है फ्रॉम दिस ग्राफ. ठीक है, तो मास नंबर बढ़ रहा है. मास नंबर बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ रहे हैं, शुरुआत में क्या हो रहा है, ईबीएन बढ़ रही है. ईबीएन बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है. तो लेट मी टेक एन एग्जांपल. जैसे मान लो ये किसका न्यूक्लियस है, इफ दिस इज द ओनली वन प्रोटॉन, तो ये किसका न्यूक्लियस हो गया, ये वाला. इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 0. जैसे जैसे मैं क्या करता जा रहा हूं बेटा, न्यूक्लियॉन्स ऐड करता जा रहा हूं, मतलब मेरा न्यूक्लियस क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है. जैसे जैसे मैं यहां से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ता जा रहा हूं, मेरा न्यूक्लियस बड़ा होता जा रहा है. न्यूक्लियस बड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब इज इट बिकमिंग स्टेबल, यस और नो? क्योंकि ईबीएन क्या हो रही है, बढ़ रही है. ईबीएन बढ़ रही है ना. जब तक मैं कहां तक पहुंचूंगा, आयरन 56, आयरन 56 तक पहुंचता हूं तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है. देयर इज नो प्रॉब्लम. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस रीजन में, मतलब जो एक्चुअली इसकी ईबीएन होती है 8. मैंने बोला था दिस इज द सोल्ड एग्जांपल, मतलब बोल रहा हूं दिस इज द सोल्ड एग्जांपल इन योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में एक सोल्ड एग्जांपल है, वो पूछता है ऑक्सीजन न्यूक्लियाई की ईबीएन कैलकुलेट करो. तो ऑक्सीजन में क्या होते हैं, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन. ठीक है, और इसका न्यूक्लियस का मास दे रखा है 15 पॉइंट समथिंग दे रखा है. तो आप डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करोगे, इसका ईबीएन आ जाएगा, राइट. तो यहां मतलब इसका भी 8 होगा फिर. तो ये जो रेंज है, ये रीजन जिसके अंदर क्या है, ईबीएन किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है, उसको अपन बोलते हैं कि मोर और लेस इट इज ए स्टेबल न्यूक्लियस. उसको अपन बोलते हैं मोर और लेस इट इज ए स्टेबल न्यूक्लियस. तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है. यहां तक तो क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी बढ़ रही थी. उसके बाद मोर और लेस इट इज स्टेबल न्यूक्लियर, कोई दिक्कत नहीं थी. न्यूक्लियस बड़ा होता गया. न्यूक्लियस को और बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ईबीएन अब गिरने लगेगी, 8 से कम हो जाएगी, गिरने लगेगी. इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी. और वो इसलिए हो रहा है बेटा कि मान लो तूने 2 न्यूक्लियन एक्स्ट्रा ऐड किए, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज प्रोटॉन. ये क्या एक दूसरे से डायमेट्रिकली अपोजिट है. अब क्या लगना, क्या डोमिनेट करने लग गया, कूलम्ब रिपल्शन. कूलम्ब रिपल्शन पहले भी लग रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि जब न्यूक्लियर पास है ना, तो हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन न्यूक्लियर आर क्लोज टू ईच अदर एट ए वेरी स्मॉल सेपरेशन. लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, इनका सेपरेशन, जो डायमेट्रिकली अपोजिट प्रोटॉन बैठे होंगे उनके बीच के सेपरेशन बढ़ जाएगा. उनके बीच का सेपरेशन बढ़ने का मतलब, उनके बीच का सेपरेशन बढ़ने का मतलब कूलम्ब फोर्स डोमिनेट करने लग जाएगा. है तो उतना ही कूलम्ब फोर्स, लेकिन क्या करने लग जाएगा, डोमिनेट. क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या हो गई, कम हो गई, कम है. ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है. पहली चीज, शुरुआत में जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है. तो न्यूक्लियन को अच्छा लगता है कि मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर कमिंग इन द न्यूक्लियस. बीच में मोर और लेस स्टेबिलिटी क्या है, सेम ही है. ये एक्चुअली ये बताता है कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या है, शॉर्ट है. अगर न्यूक्लियर फोर्स की रेंज ज्यादा होती तो ये ग्राफ ऊपर ही चढ़ता जाता ना. लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या है, शॉर्ट है. इसलिए मतलब इस मिडल रेंज में ईबीएन क्या होती है, और न्यूक्लियंस ऐड करने पर बढ़ती नहीं है. मोर और लेस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. बट एक लिमिट से ज्यादा तुम बढ़ा दोगे तो कूलम्ब रिपल्शन क्या करने लग जाएगा, डोमिनेट करने लग जाएगा. डोमिनेट करने का मतलब है कि न्यूक्लियाई विल गो टुवर्ड अनस्टेबिलिटी. ठीक है, ये चीज आपको समझनी है. दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई. यस, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होगा जो टॉप पे बैठा है. बाकी वाले न्यूक्लियाई को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल या लेस स्टेबल. अपन बोलेंगे लेस. हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है ना, या नहीं करता, करता है.
ऐसा तो है नहीं ना ये अनस्टेबल, इट इज स्टेबल। पानी पीते हैं अपन, व्हाट इज देयर इन वाटर? हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है या नहीं? व्हाट आर वी मेड ऑफ? वी आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो अपन तो यही है ना, HCO, अपन यही तो लोग हैं अपन, ठीक है। तो क्या ये स्टेबल है? यस, दे आर स्टेबल। इस न्यूक्लियाई से कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, पर स्टेबल तो है, ठीक है। सारे न्यूक्लियाई स्टेबल है, जो भी आपको मिलते हैं सारे न्यूक्लियाई स्टेबल है। अगर स्टेबल नहीं है तो वो क्या हो चुका होगा? टूट चुका होगा, बिकॉज इट हैज बीन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर सिंस द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। समझा मेरी बात? अगर कोई अनस्टेबल होगा तो अब तक क्या कर चुका होगा? टूट चुका होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सो सारे न्यूक्लियाई क्या है बेटा? स्टेबल। कुछ ज्यादा स्टेबल है, कुछ कम स्टेबल है। मतलब तो ऐसा समझ ले भाई, ये मुकेश अंबानी है, खाना तो अपन भी खा ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी भूखे मर रहे हैं। खाना वही खा रहा होगा, अपन भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। अपन भी कोई नंगे पुंगे नहीं घूम रहे, मतलब समझ रहे हैं ना? सब आर स्टेबल, सम आर लेस स्टेबल, सम आर मोर स्टेबल, बट गिवन फेवरेबल कंडीशन हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? हीलियम। गिवन फेवरेबल कंडीशन, कंडीशंस क्या होनी चाहिए? फेवरेबल। तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो सकता है? हीलियम में। वो फेवरेबल कंडीशन होती है स्टार्स में। सन, सन में हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम। लेकिन उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 बहुत ज्यादा नहीं, 10⁷ केल्विन, 1 करोड़ केल्विन, ठीक है ना? उतना ही टेम्परेचर चाहिए हाइड्रोजन से हीलियम में। अरे भाई हाइड्रोजन दैट इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एक्चुअली फ्यूजन के लिए। एक चीज, कार्बन कब बना? इस धरती पे कार्बन बन रहा है या कार्बन एटम पहले से है? कार्बन बन रहा है या कार्बन एटम पहले से है? पहले से है। तो कब बने थे? जब टेम्परेचर ज्यादा था। वो क्या कह रहा है कि जब यूनिवर्स यंग था तो हॉट था। दैट इज ट्रू। व्हेन यूनिवर्स वाज यंग इट वाज हॉट, एंड इफ इट वाज हॉट, इसका मतलब क्या था कि ये बड़े न्यूक्लियाई उस समय क्या हुए होंगे? सिंथेसाइज हुए होंगे। तेरे पास जो कार्बन का एटम है, कहां से मिला तुझे? नेचर से ही मिला है, तूने कोई सिंथेसाइज थोड़ी किया है। ये मशीन क्या करती है? मास को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये मशीन मास नहीं बनाती। मास को एटीपी और वो करते हो ना, तुम लोग पढ़ते हो ना, ठीक है, मेरे को बस नाम ही आता, ज्यादा पूछ मत लेना, राइट? इट कन्वर्ट्स मास इनटू एनर्जी। लेकिन उसके लिए जो एटम और चाहिए वो कहां से आ रहे हैं? इसी यूनिवर्स से आ रहे हैं। ट्री ग्रो करता है या ट्री अपना फ्रूट बनाता है, कैसे बनाता है? इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम स्टार, स्टार से नहीं लेता है। और कार्बन के एटम कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से ही तो लेता है, यस और नो? एटमॉस्फेयर से कार्बन ले लेता है, ऑक्सीजन को टाटा बाय बाय कर देता है, वो ऑक्सीजन अपन को मिल जाती है। यही तो प्रोसेस होता है। तो ऑल दीज एटम्स वर सिंथेसाइज्ड long back when universe was hot, young and hot. You want to quote and quote, right? एंड उसके लिए पता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हीलियम से अगर अपन को कार्बन बनाना है तो जो टेम्परेचर चाहिएगा सन से 100 गुना, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन बनाना है तो टेम्परेचर क्या चाहिएगा? और गुना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिएगा। वो कंडीशन अभी नहीं है, वो कंडीशन पहले हुआ करती होगी, ठीक है ना? सो जब क्या वो बिग बैंग या उस समय में क्या होते थे, ठीक है ना, टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, तो व्हाट हैपेंस इज स्टार जो है वो क्या करता है? हाई टेम्परेचर पे एक्सप्लोड कर जाता है। तो एक्सप्लोड करता है तो ये सारे जो एलिमेंट सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। कहां पे बिखरेंगे? इसी यूनिवर्स में बिखरेंगे। और वो डस्ट कलेक्ट होके क्या बन जाता है? प्लैनेट। और क्या होता है?
10 कलेक्ट होके क्या बन सकता है? प्लैनेट बन सकता है। उस प्लैनेट पे लकीली क्या हो सकती है? लाइफ। लाइफ होना मतलब आसान बात नहीं है ना। उसके लिए सर्च जारी है ना अभी भी, कि आर वी अलोन इन द यूनिवर्स। मतलब इसकी बात नहीं कर रहा मैं। आर वी अलोन मतलब एज ए प्लैनेट अर्थ। मतलब अपन वो मिस यूनिवर्स कंपटीशन करा रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि कोई दूसरा आएगा या नहीं आएगा। मिस गैलेक्सी करवाते हैं ना, तो वी आर वेटिंग कि कोई दूसरे ग्रह के पार्टिसिपेंट। भी मिस यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? वी नीड पार्टिसिपेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यस और नो यार? मिस गैलेक्सी मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब दूसरे इनविटेशन भेजा क्या उन्होंने? So we are looking for that thing. Are we alone, right? So life hona, that is a matlab, I don't know, very low probability. But what I mean to say is all these elements were synthesized long back. तो ये एटम जो अपने पास है, ये एटम किसका है? इस यूनिवर्स का। इसको वापस देना है वन डे। वन डे देना है अपन को, लेकिन उससे पहले क्या है? नीट देनी पड़ेगी। That's where the बस वहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन छोटे एलिमेंट सिंथेसाइज होके बड़ा एलिमेंट बनाएंगे, स्टेबल होंगे, स्टेबल होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज द थिंग, राइट? इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस, जो कि स्टार्स में होती है। जो बड़े एलिमेंट हैं वो क्या करना चाहेंगे? वो भी स्टेबल होना चाहेंगे ना, गिवन मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू रीच ऑन द टॉप। तो ये वहां पे कब पहुंचेंगे? अगर ये दो भागों में टूट जाए, टूटेगा तो अगेन एनर्जी रिलीज होगी। तो अपन इसको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। इन जनरल ये नेचर में मिलेगा, यूरेनियम 235 स्टेबल है। अपन उसको जाके एहसास दिलाएंगे तू अनस्टेबल है। वो एहसास हम इसको दिलाएंगे, एहसास दिलाएंगे तो ये टूटेगा। टूटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अपने फायदे के लिए अपन ये काम करेंगे। रावत भाटा न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर ह्यूमैनिटी के लिए यूज करेंगे तो इट विल बी रावत भाटा न्यूक्लियर रिएक्टर। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यूज करेंगे तो इट विल बी हिरोशिमा एंड, नहीं वो अलग चीज है। ठीक है, समझ में आया? तो ये काम है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड फिशन, दिस इज फ्यूजन। ठीक है, एंड ये जो एक्सरसाइज है बाइंडिंग एनर्जी का, इट गिव्स लिटिल बिट इनसाइड इनटू न्यूक्लियर फोर्स। की न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या है? शॉर्ट। इतना अपन को जरूर बताता है कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या है? शॉर्ट। ठीक है, तो कुछ समझ में आया तुम्हें कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल? ये मत समझना कि दिस इज द ओनली स्टेबल न्यूक्लियर। एक और तरीके से सोच सकते हो आप, उल्टा सोचो कि if this is the only stable nuclei, then there will be only one nuclei present in the universe. तो ये ग्राफ ही नहीं होता, there won't be any other nuclei. but ऐसा तो नहीं है ना, other nuclei are present, that means they are also stable. It's समझ में आया नहीं आया? बट अंडर फेवरेबल कंडीशन ये लोग जरूर कन्वर्ट होंगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन ये लोग जरूर टूटेंगे। ठीक है, तो लिखे। अच्छा, ये क्या बताती है? पीक्स। अचानक से पीक आ रही है ना, अचानक से पीक आने का मतलब है कि दीज पर्टिकुलर न्यूक्लियाई आर एक्सेप्शनली स्टेबल। जैसे हीलियम के अंदर 4 लोग हैं, लिथियम में 7 लोग हैं बेटा, 3 तो नंबर हो 7। लेकिन हु इज मोर स्टेबल? हीलियम इज मोर स्टेबल रिलेटिवली अपने पीयर से, अपने आसपास के लोगों से ये ज्यादा स्टेबल है। कार्बन अपने आसपास के लोगों से ज्यादा स्टेबल है। आसपास के लोग कौन हो सकते हैं? नाइट्रोजन, बोरोन। ऑक्सीजन भी क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नहीं नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनसे क्या है? ज्यादा स्टेबल है आसपास के लोगों से। और होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ, राइट? यस और नो?
He is asking कि if this is the most stable nuclei, which is a natural question, if this is the most stable nuclei, why do you have these nuclei? अगर ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है तो अपने पास ये न्यूक्लियाई क्यों है? अब देखो, कोई जरूरी है क्या सारी प्रोसेस सीधा यहां हुई? कोई ऐसा जरूरी है क्या कि स्टेप बाय स्टेप? ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ न्यूक्लियाई मिलके ये वाला न्यूक्लियाई बना लिए, यहां से यहां पहुंच गए। पॉसिबल है या नहीं है? इज इट नॉट पॉसिबल कि यहां से आप, क्योंकि जब सिंथेसाइज हो रहा था उनको क्या पता, व्हेन, समझ में आ रहा है ना? यहां से अगर वो यहां जा रहे हैं तो भी तो स्टेबल है, यहां से यहां जा रहे हैं तो भी तो वो स्टेबल है। यस और नो? इट इज क्लियर और नॉट? अगर आप केयरफुली देखोगे एनसीईआरटी में जो ग्राफ दे रखा है, ये जो कार्बन है इसका होता है 7.6, कार्बन का 7.6 होता है। तो आप यहां पे देखोगे ये कर्व इसके ऊपर ही मिलेगा, ये सारा का सारा कर्व उसके, ये 7.6 मैंने लिखा रखा है ना, तो इसके ऊपर ही मिलता है ये सारा का सारा कर्व। क्लियर है? ठीक है। तो हो सकता है कि सम एलिमेंट यहां से फॉर्म होके इधर चले गए, यहां से फॉर्म होके इधर चले गए, तो बोल रहे, तो लिखो इस ग्राफ के बारे में 4 पॉइंट अपन को लिखने हैं। हाँ हाँ बना लीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन पीपल, चिराग, चैतन्य, आयुष, आशीष, अंकित, मोहित, स्वाति, याशिका। हाँ भाई, लिखें। आयरन 56 is the most stable nuclei. आयरन 56। तो जब भी तुम लिखते हो क्या, यहां पर इस चैप्टर में जब भी तुम कोई भी न्यूक्लियाई लिखते हो तो ऊपर क्या होना चाहिए? ऊपर उसका मास नंबर जरूर होना चाहिए। ठीक है। आयरन 56 इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हैविंग EBN 8.75 MeV। याद रहना चाहिए नंबर। आयरन 56 is the most stable nuclei having EBN 8 point। फिर लिखो, तो जो पहला वाला तो लिख लिया, A <30 को अपन बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर न्यूक्लियाई मतलब फोर लाइटर न्यूक्लियाई EBN increases for lighter nuclei. EBN increases with increase in, for lighter nuclei EBN increases with increase in mass number. For lighter nuclei EBN increases with increase in mass number. Full stop. It suggests that, ये क्या सजेस्ट करता है? It suggests that they have tendency to
They have tendency to fuse together. They have tendency to fuse together to form a stable nuclei. They have tendency to fuse together to form a stable nuclei. ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? फ्यूजन. ये कौन सी प्रोसेस होती है? फ्यूजन. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है. फिर फॉर मिडल वेट न्यूक्लियाई, फॉर मिडल वेट न्यूक्लियाई, मिडल वेट कौन से होंगे? ए 30 से 170 के बीच में, ये वाले, ये सेगमेंट. फॉर मिडल वेट न्यूक्लियाई, फॉर मिडल वेट न्यूक्लियाई, EBN is almost constant. For middle weight nuclei, EBN is almost constant, and it is suggesting that क्या सजेस्ट कर रहा है? It is suggesting that nuclear force is a short range force. Nuclear force is a short range force. Suggests that nuclear force is a short range force. फिर A 170 से ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई, लिखो फॉर हैवी न्यूक्लियाई EBN decreases. For heavy nuclei, EBN decreases with increase in mass number. For heavy nuclei, EBN decrease with increase in mass number, and it suggests that they have tendency to break apart in smaller fragments. They have tendency to break apart in smaller fragments for stability. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फिशन. ठीक है. एक लाइन और लिख सकते हो, लिख लिया ना, दे हैव टेंडेंसी टू ब्रेक अपार्ट इन स्मॉलर सेगमेंट, ब्रैकेट में फिशन प्रोसेस लिख दिया. ठीक है. एक लाइन और लिख सकते हो, ये किसके कारण होता है? इट इज ड्यू टू, it is because Coulomb repulsion starts dominating in bigger nuclei. It is because Coulomb repulsion starts dominating in bigger nuclei. न्यूक्लियाई बड़ा होगा तो दो Coulomb repulsion, Coulomb नहीं लिखना आता, CO. Coulomb की स्पेलिंग बहुत कम लोगों को आती है. COU होता ही नहीं है.
Coulomb. It is due to Coulomb repulsion starts dominating in bigger nuclei. ठीक है, समझ में आ गया? So now what we can do? So one student is asking, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आइसोटोप भी आ गए क्या? इसमें सारे वो न्यूक्लियाई आ गए जो प्रेजेंट है, इसमें सभी न्यूक्लियाई आ गए जो क्या है प्रेजेंट, सभी न्यूक्लियाई आ गए इसके अंदर. ठीक है, all right. So now we can write things about nuclear force. So scientists have figured out इस ग्राफ से. So how did they do? Please do not ask me. So they have figured out the potential energy of nuclear force, and ये कुछ जानी पहचानी लग रही है. पोटेंशियल एनर्जी फॉर न्यूक्लियर फोर्स जानी पहचानी लग रही है क्या? कहां से? आपने केमिकल बॉन्ड की पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही लिखी थी. केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन, तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ ये वाली आती थी ना. कुछ आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं, ठीक है ना. यू डू नॉट हैव एनी प्रीवियस हिस्ट्री, कोई बात नहीं. क्या सीखा था वहां पे कि अगर बॉन्ड की लेंथ एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन होगा, लिमिट से ज्यादा कम हो जाती है तो रिपल्शन. ऐसा वो देख रहा है कि किसको आती है केमिकल बॉन्ड की. तेरे को तूने नहीं पढ़ा? पढ़ा है? ऐसा नहीं पढ़ा क्या कि अगर मान लो दो लोग हार्मोनी के साथ एक बॉन्ड बना रहे हैं तो व्हाट शुड बी द आइडियल थिंग यार? सोचो, लिमिट से ज्यादा दूर जाएंगे तो फोर्स मस्ट बी अट्रैक्टिव, लिमिट से ज्यादा पास आएंगे तो फोर्स मस्ट बी रिपल्सिव. मतलब दैट इज कमिंग फ्रॉम कॉमन सेंस, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन न्यूक्लियस आल्सो. कि दो न्यूक्लियन एक लिमिट से ज्यादा पास आएंगे तो, लिमिट से ज्यादा दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो फोर्स ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स. तो वो जो हार्मोनी वाली डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, वो कहां से लेके आएंगे अपन? जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है. तो ये यू है. फोर्स क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी आर माइनस डी यू बाई डी आर. तो अगर आर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 0.8 फेम्टोमीटर. तो फोर्स कैसा होगा बताओ? रिपल्सिव और अट्रैक्टिव? अब तो बोल ही दोगे ना, इतने 3 अक्षर लिख दिए तो फिर तो क्या ही है, फिर तो तुम्हारी जीप कैंची की तरह चलती है. हाँ, आर लेस देन पॉइंट, देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट. ठीक है. एंड ये जो होती है ये 2 फेम्टोमीटर होती है, ये होती है लगभग 3 फेम्टोमीटर. क्या कहना चाहता है ये? कि लगभग 2 से 3 फेम्टोमीटर तक तो ये फोर्स लगेगा. 3 फेम्टोमीटर से अगर दूर चले गए न्यूक्लियन तो फोर्स विल डाई. तो अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अपन 3-4 बातें लिखेंगे. हाँ हाँ, बनाइए बनाइए बनाइए. लिखो. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. It is the strongest force in nature which binds the nucleon, which binds the nucleon in a tiny nuclear volume.
इट इज द, क्या लिखा आपने, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर विच बाइंड्स द न्यूक्लियन इन ए टाइनी न्यूक्लियर वॉल्यूम। और लिखो, ब्रैकेट में लिखो, मतलब 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्टैटिक तो बोला ही मत करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलें आगे, लिखो नेक्स्ट। एक चीज बताऊं, इसकी रेंज क्या है, वेरी शॉर्ट, 2 से 3 फेमटोमीटर। लिख लो, इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक्ट्स ओनली अप टू 2 to 3 femtometer, acts only up to 2 to 3 femtometer। ठीक है। तीसरा, क्या ये फोर्स भेदभाव करेगा क्या, मतलब चार्ज डिपेंडेंट है क्या, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन सब लोग एक हार्मोनी के साथ रह पाते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। तो इट डजंट मैटर कि 2 प्रोटॉन के बीच में ये फोर्स लग रहा है या 2 न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है। दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, सब में के बीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्वेश्चन बनता है। देख, ये फोर्स टफ है ना समझने के लिए, साइंटिस्ट के लिए भी समझने में टफ है, तो अपने लिए तो बहुत ही टफ है। तो टफ है तो बढ़िया है, क्यों, ये एक बोर्ड पे खत्म हो गया बस, इसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन बनेगा वो सामने है तुम्हारे। इजी फोर्स होता है तो क्या होता है, हाँ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। रिमेंबर, 2 चार्जेस आर दूरी पर रखे हो तो उनके बीच का फोर्स क्या होता है, सी। इसका हेडेक होने लग गया अभी से ही, नाम ही सुनते के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के तूने नोटबुक की नोटबुक भर दी, फिर भी नहीं समझ आया। फोर्स इजी होता है तो तुम्हारे लिए क्या है तुम्हारे लिए क्या है, तुम तो ऐसी चीजें दो जो किसी के बल्ले ना पड़े, ठीक है। तो वो अच्छी बात है, तो तुम्हें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ज्यादा कुछ ध्यान है, ये 4 बिंदु याद रखने बस, 1-2 बिंदु और लिखाऊंगा, रुको, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, ट्विस्ट क्या करता है एग्जामिनर, वो ये बोलता है कि विद इन द न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियन के बीच में और कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे, ग्रेविटेशन कर रहा होगा, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, कर तो रहा है ना, वेरी वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है 2 प्रोटॉन के बीच में, या नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टोटल फोर्स इन न्यूक्लियस, टोटल फोर्स मतलब ग्रेविटेशन आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाना चाहिए और न्यूक्लियर फोर्स आ जाना चाहिए। तो बता किसके बीच में सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन। देखो, नहीं नहीं, देखो आप इनको, इनको देखो, यही मैं इसलिए तू यस सर बोला कर, अभी तक ये यस सर बोलता था, हाँ सर ये हो जाएगा, तू ऐसे ही करा कर। फिर वही न्यूक्लियर फोर्स, तुम्हें बोलना क्या था, 2 प्रोटॉन
ये बोलता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आ गया, हाँ, तो दो न्यूट्रॉन के बीच में क्या होगा? ओनली अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन वाला भी अट्रैक्शन होगा और न्यूक्लियर वाला भी अट्रैक्शन होगा, तो FNN सबसे ज्यादा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बेटा इनका प्रोटॉन का मास थोड़ा सा कम होता है ना, तो ग्रेविटेशन जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा? देयर इज ए रिपल्शन। न्यूक्लियर का अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन रिपल्शन, इलेक्ट्रो वाला रिपल्शन होगा, तो नेट फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ टोटल फोर्स इन द न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन बनता है, ये शायद मतलब थोड़ी, अब देख लो अब कहाँ लिख रहे हो। मेरे को तो इसमें कितने पॉइंट लिखा है अभी तक? तीसरा लिखा है, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी कहना पसंद करता हूँ, ये एक ऐसा फोर्स है विच लिव्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। इसको आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप हो, बिकॉज ये है। What are you? Collection of atoms. Why those atoms are there? Because ये है। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट, it is not a central force and it is not a central force and it does not obey principle of superposition. It does not obey principle of superposition. It is not a central force and it does not obey principle of superposition. ठीक है, अब एक लास्ट चीज बचती है जो इसको समझो, बट हाउ शुड आई से इट। एक प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की भी होती है, मतलब सभी सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पिन। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है स्पिन एंड न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की भी प्रॉपर्टी होती है स्पिन। तो क्या होता है स्पिन? हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे बेटा? एक्सिस पे कौन घूम रहा है? न्यूक्लियस। अपन ने देखा है न्यूक्लियस को, तो हाउ कैन वी से कि घूम रहा है? स्पिन क्या है? स्पिन जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। स्पिन जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। तुम सोच रहे हो क्लासिकल स्पिन, जैसे धरती घूम रही है वैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, नहीं। वी डू नॉट नो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नहीं, बिकॉज वी कैनॉट सी इट, वी कैनॉट सी इट फ्रॉम नेकेड आई। What we can do, we can do experiments with electron, yes or no, but we cannot see it. एक जो अपन देख नहीं सकते, फिर ऊपर से बोलना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज सो स्टूपिड। तो स्पिन इज नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स ए व्हाट शुड आई से, इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्वांटम प्रॉपर्टी। अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को लगता नहीं है। चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? अगर मान लो मैं पूछूं कि व्हाट इज चार्ज, इट इज ए प्रॉपर्टी। तो वैसे ही मास क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। अपने पास भी मास है। तो व्हाट इज स्पिन? इसी तरह की एक प्रॉपर्टी। जैसे अपनी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ना, नाम है अपना, अपना पता है। रुक तो जाओ, पहले अपनी प्रॉपर्टी तो बता दूं। नाम है, पता है,
लाइक्स है, डिसलाइक है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, रिलीजन है, हाइट है, वेट है, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये प्रॉपर्टीज है अपनी। ये कहां पे लिखते हो तुम ये सारी प्रॉपर्टीज? फेसबुक का पेज बनाते हो तो सीरियसली, आई एम नॉट, दिस इज नॉट ए जोक। When you make a Facebook page, what does it ask? It asks you so many things, yes or no? They are taking your digital identity. क्या है फेसबुक? दिस इज ए वर्चुअल वर्ल्ड। लगता अपना सा है ना, या नहीं लगता? वहां पे जाते हो तो यू स्पेंड टाइम, राइट? सम टाइम में तो करते थे, कभी करोगे। हाँ, सब हमें आ गए फाइनली। What I'm trying to say is they have created a set of properties जिसमें तुम अपनी वैल्यूज फिल करते हो, and that describes you, yes or no? नाम, पता, ये वो, जेंडर, रिलेशनशिप स्टेटस। हाँ हाँ, सिंगल है या नहीं? अब वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं अपने पे लिखी भी है क्या? इफ यू लुक एट मी, कैन यू फाइंड? नो। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आ जाए, प्रॉब्ली बाय लुक यू कैन से कि भाई यू कैन से हाइट, ठीक है, यू माइट से रिलीजन ये होगा, ठीक है, थोड़ा बात करोगे तो पता चल जाएगा मारवाड़ी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं, लुक से तू बोल देगा मैरिड है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो सम प्रॉपर्टीज कैन बी, हाँ कलर ब्लैक बोल रहा है क्या? ठीक है भाई, इट्स ओके। तो सम प्रॉपर्टीज कैन बी, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज अपन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? मान लो कोई मेरे को गाना सुनाओगे तो पता लग जाएगा मेरे लाइक्स, ये मेरे को पसंद का गाना है या नहीं। मेरी बात समझो आप। वैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हाउ डू वी डू दैट? बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। मिल्कन ऑयल ड्रॉप से क्यू की वैल्यू आई ना, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो क्यू बाई एम आया या नहीं आया? यस और नो? वो चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो स्पिन क्या है? एक उसी तरह की प्रॉपर्टी है जो किसी एक्सपेरिमेंट से आई थी, स्टर्न एक्सपेरिमेंट, स्टर्न एंड गेरलच एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने इसका नाम स्पिन दे दिया, लेकिन वो ये स्पिन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। समझे मेरी बात? और भी प्रॉपर्टीज होती है। इलेक्ट्रॉन हैज कलर प्रॉपर्टी, नॉट द कलर यू थिंक। समझ में आ रहा है ना? ये चीज आप मेरे को मेरी समझने की कोशिश करो कि स्पिन इज ए प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इज क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो हम क्लासिकल सेंस में सोच रहे हैं वो है नहीं। वो किसी एक्सपेरिमेंट से बाहर निकल के आएगी कि सम इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, प्लस हाफ होगा, सम इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ होगा। वैसे ही सम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्पिन क्या होगा, प्लस हाफ होगा, सम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्पिन। ये सब क्यों बता रहा हूं? बिकॉज 5वां पॉइंट ये कहता है, जो एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए बताना पड़ रहा है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है दो न्यूक्लियॉन के बीच, स्ट्रॉन्गर होगा अगर दे आर ऑफ सेम स्पिन, एंड वीकर होगा इफ दे आर ऑफ अपोजिट स्पिन। एंड यू शुड नो व्हाट इज स्पिन। मतलब मैं गलत चीज नहीं बता सकता, उससे बेटर मैं बताऊं ही नहीं। स्पिन इज ए क्वांटम प्रॉपर्टी, ठीक है? तो लिख लीजिए, यार एक बच्चा पूछ रहा है कि मारवाड़ी का क्या मतलब होता है? इस देश में कैसे रहोगे तुम? इस देश में यार मारवाड़ी, मारवाड़ी को तो सब लोग जानते हैं।
अरे ये एलन किनका है, कैसी बात करते हो? लिखो। क्या लिखा है? स्पिन वाली प्रॉपर्टी लिखते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। Nuclear force is spin dependent. It is stronger between the nucleons. It is stronger between the nucleons having same spin. It is stronger between the nucleons having same spin and weaker between the nucleons having opposite spin. ठीक है, तो भाई अब अपन क्या करते हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्या करेंगे? न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लिया। इस चैप्टर में क्या पढ़ना था? डेल्टा एम सी स्क्वायर पढ़ लिया। अब अपन को क्या पढ़ना है? इसका एप्लीकेशन। हर चैप्टर खत्म करते हैं तो अपन क्या करते हैं? एप्लीकेशन। इस चैप्टर का एप्लीकेशन क्या है? हार्वेस्टिंग न्यूक्लियर एनर्जी। हार्वेस्टिंग न्यूक्लियर एनर्जी, राइट? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, न्यूक्लियर फिशन। बड़ा न्यूक्लियस होगा जो रिलेटिवली स्टेबल होगा, उसको अपन को जाके क्या करवाना है? एहसास दिलाना है कि तू अनस्टेबल है। तू अनस्टेबल है तो वो टूटेगा। टूटेगा तो अपन को क्या देगा? एनर्जी रिलीज देगा। ठीक है ना? फिशन ऑफ यूरेनियम 235 बाय स्लो थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो देख, यूरेनियम 235, इस पे अपन ने न्यूट्रॉन डाला तो ये बन गया यूरेनियम 236। ये बंदा क्या है? हाईली, वर्ड अनस्टेबल यूज नहीं करते, वर्ड यूज करते हैं हाईली फिशनेबल। मींस दिस इज रेडी टू बी फिशन। मतलब ये टूटने को तैयार है। दैट मींस अपन को एनर्जी मिलेगी। तो ये किसी भी दो स्पॉन्टेनियसली किसी भी दो भागों में टूट सकता है। तो वन ऑफ द थिंग इज, अगर बेरियम एंड क्रिप्टोन में टूटता है तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। एंड बेरियम और क्रिप्टोन में टूटता है तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। एंड जीनॉन एंड स्ट्रंशियम में टूटता है। जीनॉन का एटॉमिक नंबर बोलो यार। पक्का सही है? रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। ये सम बराबर होना चाहिए। ये सम 144, 89 और 3, 236 होना चाहिए। 140, 94 और 2, 236 होना चाहिए। 54, 38, 92 होना चाहिए। दिस इज हाउ आई बैलेंस द इक्वेशन। ऑलराइट, सो ये जो न्यूट्रॉन है, दिस इज स्लो थर्मल न्यूट्रॉन, जिसकी एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये याद रखना है,
यूरेनियम 235 का फिशन इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्लो थर्मल न्यूट्रॉन। ये स्लो थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है, ध्यान, अच्छा इधर देख लो भले। स्लो थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है, जाता है और यूरेनियम के एटम से जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। बहुत ही धीरे चलता है ये, यूरेनियम के एटम से अटैच हो जाता है इससे, और यूरेनियम 236 बना देता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज यूरेनियम 230 स्लो न्यूट्रॉन। तो पहली बात, फास्ट न्यूट्रॉन से फिशन होगा नहीं। दूसरा, प्रोटॉन भेज नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिपेल हो सकता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, तो ये रिपेल नहीं होगा। ये धीरे से जाके इस घर में अटैच हो जाएगा और बोलेगा तुम अनस्टेबल हो, तो ये फिशन होगा। दो स्पॉन्टेनियसली दो भागों में टूटेगा। कौन से दो भागों में टूटेगा, आई डोंट नो, बट टूटा है, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। टूटा है मतलब एनर्जी रिलीज होगी, तो वी विल गेट प्लस Q. And how much is Q? About 200 mega electron volt. तेरे को आइडिया दूं कि ये कितना ज्यादा या कितना कम है। अगर तुम 10,000 टन कोयला, यूं क्या सोच रहे हैं, उसका भी आइडिया देना पड़ेगा कितना होता है। प्रॉब्लम ये है, एक ट्रक, बड़ा सा ट्रक, लॉरी, उसमें अराउंड 10 टन कोयला आता है। कोयला हल्का होता है, बहुत हल्का होता है ना कोयला, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो अराउंड उसमें 10 टन कोयला आता है एक ट्रक में। तो कितने ट्रक लगेंगे, 1000 ट्रक। 1000 ट्रक में जितना कोयला है उसको बंद करके जो एनर्जी मिलेगी, कोयले को बंद करेंगे तो एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में। तो 1000 ट्रक में जितना कोयला है उसको बंद करके आपको जितनी एनर्जी मिलेगी, उतनी की उतनी एनर्जी 1 किलो यूरेनियम को फिशन कराने पर मिलेगी। 1 किलो 10⁻⁷ किलो, 10,000 टन, 10 की पावर 7 किलो, 1 करोड़। 1 किलो 1 करोड़ किलो, 1 करोड़ किलो कोयला और 1 किलो यूरेनियम फिशन होके, मतलब यूरेनियम फिशन होके और कोयला जल के बराबर एनर्जी देगा। क्योंकि कोयले में आपको किसकी एनर्जी मिल रही है, केमिकल बॉन्ड की। कोयले को बंद करने की क्या इक्वेशन होगी, दिस गाय प्लस ये, यही होगी। ये मिल जाएगा क्या, कुछ बैलेंस वैलेंस कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोयले को बंद करेंगे तो क्या रीअरेंज हो रहे हैं, एटम तो वही है, यहां जितने एटम थे उतने ही एटम यहां पर है, क्या रीअरेंज हो रहे हैं, बॉन्ड। तो बॉन्ड के रीअरेंजमेंट से जो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस होगा वो आपको मिल रहा है। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस वन, तो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस आपको मिल रहा है, वो एनर्जी में रिलीज हो रहा है। और जब अपन इसको फिशन करते हैं तो कौन सी एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं अपन, न्यूक्लियर फोर्स की एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज मच मच स्ट्रॉन्गर। समझ में आया। यूरेनियम का फिशन करवाओगे तो क्या होगा बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी हार्वेस्ट करोगे, यहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, E = Δmc²। मतलब यहां पे भी सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। आपने 236 न्यूक्लियन लेके चले थे, इधर भी इतने ही न्यूक्लियन है, थोड़ा सा ही मास किस में कन्वर्ट होगा, बाकी सारा मास ये वेस्ट आ गया। आप अगर 1 किलो यूरेनियम लेके चलते हो तो कितना वेस्ट रहता है, 999 ग्राम। केवल 1 ग्राम ही m/c² में कन्वर्ट होता है, केवल 1 ग्राम। समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यूरेनियम का क्या हो रहा है यहां पे, फिशन। ठीक है, तो अब देखो
यहां पे आप देखना, ये जो फिशन है ना, देख मेरी बात ध्यान सुनो, ऑलवेज रिमेंबर पीटर पार्कर, राइट? विद ग्रेट पावर comes great respect. You don't, Peter Parker is not your favorite. Peter Parker is your not favorite. Okay, with great power comes Wonder Woman favorite. With great power comes great respect. What I mean to say is कि जैसे मान लीजिए फिशन हुआ, ठीक है, अपन को 2 न्यूट्रॉन मिल गए ना। अब एक चीज बताओ, अभी तक तो एक एटम का ही फिशन हुआ है, अभी तक एक एटम का ही फिशन हुआ है। अगर मान लो तूने 235 ग्राम लेके चला है, कितने एटम है? Na, 1 मोल हो गया अंग्रेज, 235 ग्राम 1 मोल हो गया। 1 मोल मतलब कितने एटम है? 10 की पावर 23 Na, मतलब अनाप शनाप एटम है। यस और नो? तो ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं, क्या ये यहीं रुक जाएंगे क्या? ये आगे जाके और यूरेनियम को बम्बार्ड करेंगे या नहीं करेंगे? फिर वो फिशन करेंगे, फिर वो क्या करेंगे? एनर्जी देंगे और न्यूट्रॉन देंगे, और फिर ये न्यूट्रॉन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द चेन रिएक्शन, पढ़ रखा होगा ना? दिस इज द चेन रिएक्शन। अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड फैशन में नहीं किया गया, इट विल टेक द फॉर्म ऑफ बॉम्ब। क्योंकि आप देखो, इस स्टेज में 1 एटम फिशन हुआ, इसमें 3, अब 9 गिन सकते हो ना? फिर 27, मतलब यहां पे एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 200 इंटू 3, 200 इंटू 9, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। इफ दिस इज नॉट कंट्रोल्ड, देन इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए बॉम्ब, हिरोशिमा एंड नागासाकी। बट अगर अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक स्टडी स्टेट में क्या बनाना चाहते हैं? एनर्जी, तब क्या करेंगे अपन? वी विल टेक द एक्सेस न्यूट्रॉन फ्रॉम द, अपन एक्सेस न्यूट्रॉन को क्या करेंगे? रिएक्शन से हटा देंगे। तो यहां पे भी कितनी एनर्जी जनरेट हुई? 200। ये हुआ ही नहीं 200, इसको भी हटा देंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। समझ में आया? अपन को फिशन कैसे कराना है? कंट्रोल चेन रिएक्शन कराना है। तो दीज गाइज आर रीयूज, लेकिन सारे के सारे अपन रीयूज नहीं करेंगे। अच्छा ये ध्यान रखना, ये लोग जो होते हैं ये क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। तो इनको रीयूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा? स्लो। कुछ आ रहा है क्लियर? इनको रीयूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा? स्लो। होता नहीं है फिशन, फिशन होगा नहीं। फिर वही बात, भाई ये स्लो न्यूट्रॉन है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ये 236 बन जाता है। फास्ट न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता तो 236 नहीं बनेगा, 236 नहीं बनेगा तो फिशन नहीं होगा। कहां चेंज आ रहा है? कहां चेंज आ रहा है? 4 AMU। हाँ तो जोड़ना नहीं आता, ये 3 कौन जोड़ेगा? मास डिफेक्ट कभी भी 0.0 इस तरह से AMU आएगा। 1 AMU तो आ ही नहीं सकता। 1 AMU मास डिफेक्ट का मतलब क्या? तूने एक पूरे प्रोटॉन को, 1 AMU मास डिफरेंस आने का मतलब क्या है? तूने एक प्रोटॉन को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। एक प्रोटॉन के पास पता है कितनी एनर्जी होती है? 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितनी है? तो ये उसका कितना है? 1/4 150 है। मास डिफेक्ट रहेगा 0 पॉइंट समथिंग की रहेगा। कभी भी एक पूरा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन गायब नहीं होगा। अरे यार रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है? ये ऊपर वाले नंबर बैलेंस नहीं होते क्या? ये बैलेंस होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ जितने न्यूक्लियन यहां पे थे उतने ही न्यूक्लियन यहां पे। यहां पे 3 बातें लिखेंगे अबाउट
टू अबाउट 200 MeV। अब 200 MeV पे एकदम ऐसे अड़के मत बैठ जाना। एग्जाम में बोला है कि 185 होता है तो रेस्पेक्ट हिम, वो बोलता है 220 होता है तो रेस्पेक्ट हिम, कुछ नहीं बोलता है तो 200, respect this number. About 200 MeV of energy is obtained by fission of one uranium nuclei. About 200 MeV of energy is released by fission of one uranium nuclei. ठीक है, दूसरा लिखो, mass defect of the reaction is about 0.1%. कितना है, क्या मतलब है इसका कि 0.1% मास ही किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, बाकी सारा मास ये रहा, ये वेस्ट है। बच गया ना भाई, 1 किलो लेके चलेंगे तो वापस आप वेट करोगे कितना मिलेगा, 999। 0.1% किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी। अच्छा, कभी जो न्यूट्रॉन है 2 मिलेंगे, कभी 3 मिलेंगे, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज 2.5 बोल दूं, 2.5 न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता, कभी 2 मिलेगा कभी 3 मिलेगा ऐसे। तो लिखो ऑन एन एवरेज 2.5 neutrons are obtained on an average 2.5 neutron are obtained, 2.5 fast neutron बोलना चाहिए, on an average 2.5 fast neutrons are obtained by fission and they are slowed down to be reused in chain reaction. They are slowed down to be reused in chain reaction. तो एक चीज बता, एनर्जी कितनी रिलीज होगी इसमें, 0.1% ऑफ, सही है क्या ये? एम किसका मास है, यूरेनियम नहीं बोलते, यूरेनियम 235, यही होगा ना। ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ये कौन है बेटा, मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, नंबर ऑफ एटम, ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है क्या, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम, और एक एटम कितना देता है, 200। एनर्जी कितनी रिलीज होगी लिखा जा सकता है, एनर्जी रिलीज इस इक्वेशन से दी जाती है। अगेन यहाँ पे एम कौन है, ये तो एनर्जी कैलकुलेशन सारी तुम ऐसे करोगे, एनर्जी कैलकुलेशन है जो भी फिशन की वो तुम यहां से करोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई 2 क्वेश्चन करने हैं अपन को, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखो।
पहला क्वेश्चन, what is the amount of energy release? What is the amount of energy released when? What is the amount of energy released when 1 kilo of uranium is completely converted into energy? When 1 kilo of uranium is completely converted into energy. 3 लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन लिखो. What is the amount of energy released when 1 kilo of uranium is completely fissioned? What is the amount of energy released when 1 kilo of uranium is completely fissioned? पहले वाले में completely converted into energy, दूसरे वाले में completely fissioned. तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी बताइए. हाँ, पहले वाले में कितनी होगी? पहले वाले में क्या होगी एनर्जी? बोलो. पहले वाले में क्या होगी? mc² नहीं होगी क्या? और दूसरे वाले में 0.1% ऑफ mc². अरे समझ में आया क्या? पहले वाले में तो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरे वाले में फिशन हो रहा है. तो पहले वाले में तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस लगाना है, दूसरे वाले में फिशन होता है तो केवल 0.1% मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो योर होमवर्क फॉर टुडे इज, कल का क्या होमवर्क था? वो 2 क्वेश्चन हो गए. आज क्या करना है? एक्सरसाइज 1 में 19 से 40. ठीक है, ये करके आप लाओगे. ठीक है, और एक काम करो कि बिगिनर बॉक्स 1 में आगे जो क्वेश्चन है 2 से 7, 3 से 7, 5 क्वेश्चन है, वो इस पे बेस्ड है. 0.1% mc² या फिर ऐसे कर लोगे क्या? हाँ, तो वो भी ट्राई करो आप. बिगिनर बॉक्स 1 में 3 से 7 ट्राई करो आप. ठीक है, थैंक यू. ओके ऑनलाइन गाइस, टाटा बाय बाय. आप लोग होमवर्क कर लेना. ठीक है, और हैंडआउट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, देख लेना आप. ओके.